सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऐसा हम लोग एजेंसी के बारे में देख रहे थे। हमने देखा एजेंसी कैसे कैसे बनती है। पिछली क्लास में एजेंसी बाय रेटिफिकेशन ये टॉपिक देखा हमने, एंड कैसे कैसी अथॉरिटी मिलती है एजेंट को ये देखा। हमने देखा जनरली दो अथॉरिटी होती है उसको, एक इम्प्लाइड अथॉरिटी, दूसरी एक्सप्रेस अथॉरिटी। इम्प्लाइड जो कभी बोले नहीं तो भी रहेगी, बट एक्सप्रेस जो हमने स्पेसिफिकली बोल के या लिख के दिए हैं। फिर इमरजेंसी में उसको कुछ एक्स्ट्रा की अथॉरिटीज मिल जाती है, जो हमने एजेंसी बाय नेसेसिटी में भी पढ़ा था। सो जब जरूरत होती है, एकदम कंपलसरी है और वो इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पा रहा है प्रिंसिपल से, तो ऐसे केस में उसको इमरजेंसी में एक्ट करने की अथॉरिटी होती है। तो ये देखा हमने, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे। एक घोड़े वाला एग्जाम्पल था, फिर बटर वाला एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो सब एजेंट कौन होता है पहले ये समझते हैं। सबसे पहली चीज तो, क्या एक व्यक्ति खुद एजेंट होने के बाद दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है क्या एज एजेंट? तो जनरल रूल है नहीं। जनरल रूल ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को मैंने काम सौंप दिया, जैसे मैंने समझो किसी को एजेंट अपॉइंट किया, तो उसने खुद ने वो कार्य करना चाहिए। उसने वो करने के लिए किसी और एजेंट को अपॉइंट नहीं करना चाहिए। ये जनरल रूल होता है। सो अगर मैंने किसी को बोला हूं कि ये काम तुम करो, उसने एग्री किया है, तो ही शुड पर्सनली परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एक्ट। जैसे अगर कोई क्लाइंट ने मुझे अपॉइंट किया है कि शर्मा जी आप मेरे केस को रिप्रेजेंट करो, तो मैंने पर्सनली ही वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। मैं अपने बिहाफ पे कोई दूसरे फ्रेंड को अपॉइंट कर देता हूं कि तू ये काम कर देना, तो ये सही नहीं होगा। हाँ, मैं एम्प्लॉय जरूर रख सकता हूं, बट मैं दूसरा एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता उस कार्य के लिए। सो ये जनरल रूल होता है। सो जनरल रूल पहले लिखा हुआ है आपको, कैन एन एजेंट डेलीगेट हिज ऑथोरिटी? क्या एजेंट डेलीगेट कर सकता है? तो जनरल रूल है नो। सो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है इस पे और हम लिख के आते हैं यस। क्यों? क्योंकि हमने सब एजेंट का टॉपिक पढ़ा है, और सब एजेंट का मतलब है एक एजेंट का एजेंट। तो हमको लगता है यार एजेंट का एजेंट होता है, दैट मीन्स ये किया जा सकता होगा। बट द फैक्ट इज ये एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है जब सब एजेंट अपॉइंट होगा। जनरल रूल है कि एन एजेंट कैन नॉट अपॉइंट अनदर एजेंट। तो वही लिखा है, जनरल रूल इज दैट एन एजेंट कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट। इसके पीछे की जो लैटिन फ्रेज है वो लिखी है, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। दैट मीन्स डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। तो डेलीगेटी यानी जिसको डेलीगेट किया, तो डेलीगेटर और डेलीगेटी। जैसे मैं अगर किसी को काम करने को दे रहा हूं, तो मैं डेलीगेटर हो गया। मैंने अगर किसी को कोई काम सौंप दिया तो, और दूसरा व्यक्ति जिसको कार्य सौंपा गया है वो डेलीगेटी हो गया। सो डेलीगेटी मीन्स एजेंट, अपने ये केस में एजेंट। सो डेलीगेटी शुड नॉट फर्दर डेलीगेट, उसने और डेलीगेट नहीं करना चाहिए। डेलीगेट करना मीन्स सौंप देना। जैसे अपने घर पे मेहमान आते हैं, अपन उनको चाय नाश्ता कराते हैं, फिर सौंप देते नहीं, वो सौंप अलग है। सो वो अलग चीज है। जो सौंप देना मीन्स कोई चीज करने को उसको दे देना, ठीक है। सो डेलीगेटर जो डेलीगेट कर रहा है वो पानी में रहता है? नहीं, वो एलिगेटर होता है। एलिगेटर अलग है, डेलीगेटर अलग है। सो हाँ, अभी वो बहुत चल रहा है, एक मछली पानी में गई, छपाक चल रहा है, ठीक है। So delegatus non-potest delegate is the governing rule. That means a delegate should not further delegate. He cannot further delegate. This is the general rule. अगर मैं एक शब्द में पूछूंगा आपको, तो आप बोलेंगे agent cannot appoint a sub agent. ये general rule है आपका। So section 190 of the Indian Contract Act states an agent cannot lawfully employ another to perform the act which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally. उसी को दूसरे शब्दों में बोले तो एन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज ऑथोरिटी टू एज एजेंट टू अदर पर्सन। सो वो अपना कार्य दूसरे को नहीं सौंप सकता। ये जनरल रूल है। तो सब एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सेप्शनल रूल में कवर होता है। सब एजेंट बहुत कम केस में अपॉइंट किए जा सकेंगे। एक जब हमने खुद बोला है, अगर मैंने खुद बोला हूं किसी एजेंट को कि भाई मैं तुमको अपॉइंट कर रहा हूं, तुम दूसरे को अपॉइंट कर लो, तो ऐसे केस में वो अपॉइंट कर सकता है। तो अगर एक्सप्रेस अथॉरिटी होगी तो, या फिर नेचर ऑफ एजेंसी ऐसा है, जैसे मैंने एक व्यक्ति को बोला कि तुम मेरे बिहाफ पे एक पर्टिकुलर समझो केस फाइल करना है। केस फाइल करने को बोला कि कोई व्यक्ति है वो पैसा नहीं दे रहा है, तो तुम उसके ऊपर केस फाइल करो। अब केस फाइल करने के लिए कंपलसरी कंडीशन हो जाएगी उसको एक वकील करना पड़ेगा, क्योंकि केस खुद फाइल नहीं कर सकते हम। केस फाइल करने के लिए कंपलसरी होता है आपको एक एडवोकेट होना चाहिए।
एक एडवोकेट अगर आपके पास नहीं है तो सरकारी वकील मिलता है। बट हमको एडवोकेट अपॉइंट करने की यहां जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति पैसा रिकवर करना चाहता है और कोर्ट में जाना है तो एडवोकेट कंपलसरी रहेगा। तो यहाँ पे कंपलसरली अगर मैंने एजेंट को अपॉइंट किया भी हूं तो ही कैन अपॉइंट अ सब एजेंट, क्योंकि नेचर ऑफ एजेंसी इस प्रकार का है। तीसरा, कभी कभी कस्टम्स चले आ रहे हैं, उस कस्टम्स या ट्रेडिशन के कारण एक एजेंट हमेशा सब एजेंट को अपॉइंट करता ही है। जैसे समझो मैंने किसी को, एक व्यक्ति को बोला भाई मुंबई में मेरे लिए एक मकान देख के रख। मैं सोचता हूं मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पे एक अच्छा सा बड़ा सा 5000 स्क्वायर फीट का एकदम बीचों बीच जुहू बीच के पास में मस्त मैं घर लेना चाहता हूं, पता नहीं कितने करोड़ों का आएगा। मैंने बोला कि इसके लिए एक व्यक्ति को कोई व्यक्ति ढूंढ जो बेचेगा। अब यहाँ पे मैंने जब किसी व्यक्ति को बोला हूं, अब मुंबई में अगर आपको कहीं कोई जगह खरीदना है तो बिना एजेंट काम ही नहीं होता। आपको जगह खरीदना है, अगर आप डायरेक्ट जाओगे भी ना तो वो बोलेंगे नहीं आप एजेंट के थ्रू आओ। मुंबई में, पुणे में, बैंगलोर में ऐसे ही होता है। वहां पे क्योंकि एजेंट उनके पहचान के होते हैं, ट्रस्ट होता है। मैं ऐसे ही डायरेक्टली जाके खरीदूंगा तो मेरे को नहीं बेचेंगे वो लोग। ऐसे केसेस में वो एजेंट के थ्रू जनरली ये कार्य करते हैं। यहाँ पे क्योंकि कस्टम्स चले आ रहे हैं, जब कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो एजेंट को अपॉइंट करते ही हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ पे भी फिर वो एजेंट को अपॉइंट करने के अधिकार रहेंगे। तो मैंने एजेंट को बोला हूं प्रॉपर्टी खरीदो, वो एक ब्रोकर को अपॉइंट कर सकता है कि तुम प्रॉपर्टी मुझे ढूंढ के दो। यहाँ पे भी एन एजेंट कैन अपॉइंट अ सब एजेंट, ब्रोकर इज द सब एजेंट। ठीक है, तो जनरल रूल ये है कि एक एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट नहीं करना चाहिए, बट इसके एक्सेप्शंस हैं। दैट मीन्स जहां जनरल रूल नहीं लगता, दैट इज इन दीज केसेस एन एजेंट कैन अपॉइंट अ सब एजेंट। ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन जनरल रूल नहीं है। तो कब कब ये अलाउ कर सकते हैं हम, जब ऑर्डिनरी कस्टम्स ऑफ ट्रेड परमिट करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ सब एजेंट। जैसे मैंने प्रॉपर्टी का एग्जांपल लिया, तो कस्टम्स के तौर तरीके के चलते ये अपॉइंट किया जाता है। या व्हेन द एजेंट हैज एक्सप्रेस अथॉरिटी, जब उसको बोल के एक्सप्रेसली बताया है कि तुम एजेंट अपॉइंट कर सकते हो, तो उसको जब बोला है तो फिर वो एजेंट अपॉइंट कर सकता है, सब एजेंट। या फिर वेयर इट इज नेसेसरी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लॉयर वाला। नेसेसरी है ड्यू टू अनफोर्सिन इमरजेंसीज या कोई भी चीज के कारण अगर नेसेसरी हो जाता है तो फिर वहां पे भी अपॉइंट करने का अधिकार रहता है, ये माना जाएगा। However, an agent can employ person to do the jobs, but employees are not sub agent. तो agent employees जरूर अपॉइंट कर सकता है। ये जो रूल है ये किसके लिए है? एजेंट दूसरे एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता, हाँ एम्प्लॉय जरूर कर सकते हैं। मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया था, उसने अपने हाथ के नीचे 4 लोगों को काम पे रख लिया, वो अलग चीज है। तो ये उसने डेलीगेट नहीं किया है, वो तो खुद दुकान चला रहा है, 4 नौकर रखा है। एम्प्लॉयज अपॉइंट करना अलग चीज होती है, एजेंट अपॉइंट करना अलग होता है। एम्प्लॉयज आप रख सकते हो बट एजेंट अपॉइंट नहीं करना चाहिए, ये जनरल रूल है। ये एक्सेप्शनल केस में सब एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। तो सब एजेंट को अगर हम डिफाइन करें तो सब एजेंट कौन है? सब एजेंट इज द एजेंट ऑफ एजेंट। ये एजेंट का एजेंट है। एक एजेंट को मैंने अपॉइंट किया, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया। तो ये जो सब एजेंट है ये जनरल रूल है, ऐसे अपॉइंट नहीं कर सकते, बट ये तब अपॉइंट कर पाएंगे जब कस्टम्स प्रिवेल करते हैं, जब एक्सप्रेस अथॉरिटी है और व्हेन इट इज नेसेसरी। ऐसे केसेस में आप एक सब एजेंट को अपॉइंट कर सकते हैं टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, ये कार्य करके फिर बाइंड कर सकता है प्रिंसिपल को। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ सब एजेंट, अगर आपने सब एजेंट को अपॉइंट किया तो क्या इसके परिणाम होंगे? तो 2 केस हो सकते हैं, एक तो सब एजेंट वॉज प्रॉपरली अपॉइंटेड और दूसरा सब एजेंट वॉज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। प्रॉपरली अपॉइंटेड का मतलब है जब अथॉरिटी थी और उसको अपॉइंट किया गया तो वो प्रॉपर अपॉइंटमेंट है। जब अथॉरिटी नहीं थी फिर भी अपॉइंट किया तो ये नॉट अपॉइंटेड प्रॉपरली। इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट। तो सब एजेंट को अपॉइंट करने के क्या क्या परिणाम होते हैं तो देखते हैं। डिपेंड करता है उसको कैसे अपॉइंट किया गया है। व्हेन सब एजेंट
is properly appointed. दैट मीन्स उसको अथॉरिटी थी या कस्टम्स प्रिवेल करते हैं और उसने इसलिए अपॉइंट किया, या नेसेसरी है ड्यू टू द नेचर ऑफ एजेंसी, तो ऐसे केसेस में. एंड दूसरा केस व्हेन सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड. तो हमने अपॉइंट तो किया बट द अपॉइंटमेंट वाज नॉट प्रॉपर. दैट मीन्स विदाउट अथॉरिटी उसने एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट कर लिया. सो इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड या नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड. अब पहला केस, जब सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया, समझो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया और एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया और हम बोल रहे हैं प्रॉपर अपॉइंटमेंट है. दैट मीन्स अब अगर सब एजेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा विद द थर्ड पार्टी तो यहां पे प्रिंसिपल इस एक्ट से बाइंड हो जाएगा. सो प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द सब एजेंट. क्यों? क्योंकि प्रॉपरली अपॉइंट किया गया था. ठीक है. सो यहां पे प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है. तो एस के एक्ट से पी बाइंड हो जाएगा. बट अगर नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड है, समझो पी ए को अपॉइंट करता है और ए एस को अपॉइंट करता है बट अथॉरिटी नहीं थी, अपॉइंट करने बोला नहीं था, ना अथॉरिटी थी, ना कस्टम्स प्रिवेल कर रहे हैं, ना नेचर ऑफ एजेंसी में जरूरी है इमरजेंसी वगैरह. और फिर अगर थर्ड पार्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है सब एजेंट के साथ तो इससे प्रिंसिपल बाइंड नहीं होता. पी इज नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ एस. एस जो भी कार्य करेगा उससे प्रिंसिपल बाइंड नहीं होगा. ठीक है. फिर प्रिंसिपल बाइंड नहीं होगा तो कौन लायबल होगा फिर? तो P इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ S. तो A इज लायबल, तो यहां पे A लायबल हो जाएगा. A इज लायबल टू थर्ड पार्टीज. P इज नॉट लायबल, P लायबल नहीं है, A लायबल हो जाता है. A बाइंड हो जाता है उस एक्ट से. अब ये वाले केस में, पहले वाले केस में समझो एस अगर कुछ गड़बड़ करता तो क्या पी उसके ऊपर एक्शन ले सकता है क्या? तो प्रिंसिपल क्या एक्शन ले सकता है ऑन द सब एजेंट? तो आंसर इज नो. सो पी कैन नॉट स्यू एस. बेसिक रूल है. क्यों? क्योंकि देयर इज नो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी. कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इन दोनों के बीच में. कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? पी और ए और एस और ए. सो यहां पे कल चलकर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो पी क्या करेगा? पी विल क्लेम फ्रॉम ए. सो ए इज लायबल टू पी एंड एस इज लायबल टू ए. तो जनरल रूल है P कैन नॉट स्यू S. इसको लेकिन एक्स्ट्रा अधिकार दिए गए हैं. एक्सेप्ट दो केस में इसको केस फाइल करने की अथॉरिटी है. पहला केस फ्रॉड, अगर S कोई फ्रॉड कर रहा है जानबूझकर सोच समझ के तो वहां केस फाइल कर सकते हैं. दूसरा अगेन फ्रॉड जैसा ही है, विलफुल रॉन्ग. विलफुल रॉन्ग दैट मीन्स वही फ्रॉड ही है वो एक प्रकार का. बट कानून में दो चीजें लिखी है. अगर कोई फ्रॉड या जानबूझकर ये धोखा देना चाहेगा तो फिर प्रिंसिपल कैन टेक एक्शन. बट अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो उसके लिए P कैन नॉट टेक एक्शन ऑन S. सो ये जनरल रूल है. और यहां पे तो P एक्शन ले ही नहीं सकता. यहां पे P कैन नॉट
sue S इवन इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। तो यहां पे केस फाइल नहीं कर सकते। तो कौन केस कर सकता है? तो P कैन फाइल अ सूट ऑन A, तो A इज लायबल टू P एंड S इज लायबल टू A। सो फर्क सिर्फ ये है, यहां पे अगर फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग है तो अलाउड है, केस फाइल कर सकते हैं। यहां पे फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग में भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इम्प्रॉपर अपॉइंटमेंट है। सो अल्टीमेटली एस के गड़बड़ के कारण एजेंट ही फंसेगा। थर्ड पार्टी के प्रति भी वही लायबल है एंड प्रिंसिपल के प्रति भी वही लायबल है। बट यहां पे अगर एस कुछ एक्ट करता है तो पी भी लायबल रहता है टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, क्योंकि ही वॉज प्रॉपरली अपॉइंटेड। सो व्हेन ही वॉज प्रॉपरली अपॉइंटेड तो he can bind the principal, but he was not properly appointed, then he cannot bind the principal। ठीक है, तो यही पॉइंट आगे बताए हुए हैं। सो प्रॉपरली अपॉइंटेड का मतलब है when he was appointed with the authority, जब बताया गया था, और नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड मीन्स जब उसको अथॉरिटी नहीं थी फिर भी अपॉइंट किया। हाँ, कैन नॉट sue। P यहां भी केस फाइल नहीं कर सकता, यहां भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सो एक डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी पढ़े थे आपने बचपन में, जब आप इतने से थे, आप आए थे लॉ पढ़ाओ, तब मैंने आपको बताया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी होता है, अगर एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है तभी वो केस फाइल कर सकता है, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो केस फाइल नहीं कर सकता। तो इस पे हमने फिर बहुत सारे केस देखे थे, ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, फिर चिन्नैया रामैया भी देखे थे वहीं पे हमने कंसिडरेशन वाले चैप्टर में। फिर वहां पे हमने वो एक देखे थे ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम, खर्चाए पानदान, वो सब एक्सेप्शंस में थे। फिर बेनिफिशरीज इन केस ऑफ ट्रस्ट। सो जनरल रूल है कि एक व्यक्ति केस फाइल नहीं कर सकता अगर वो खुद पार्टी नहीं है तो यहाँ पे P और S के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है P और A के बीच में एंड देन A और S के बीच में, इसीलिए P कैन नॉट sue S बिकॉज देयर इज नो प्रिविटी। ठीक है, सो ऐसा है। सो ये पॉइंट्स पढ़ते हैं, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड एंड वेयर अ सब एजेंट इज इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड। अगर प्रॉपरली अपॉइंट किया है दैट मीन्स अपॉइंटेड विद द ऑथोरिटी, ऑथराइज था, तो फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज अराइज। Principal is liable to the third parties for the act of sub-agent. Agent is responsible to principal for the acts of sub-agent. Sub-agent is not responsible to principal, not responsible, not liable towards principal. Except एक केस में liable रहेगा, in case of fraud and दूसरा willful wrong. And when he was improperly appointed, when the appointment was unauthorized, बिना अनुमति के उसने अपॉइंट कर लिया था, the principal is not represented by the sub-agent and hence he is not answerable for the acts of sub-agent. फिर who will be answerable? Agent. Agent is responsible to both principal as well as third parties for the acts of sub-agent, and the sub-agent is not responsible to principal at all. So he is not responsible at all. He will be answerable only to his own employer, the agent. ठीक है, सो यहां तक कोई डाउट होगा तो आप पूछ लो। फिर एक और इससे मिलता जुलता टॉपिक है, सिमिलर है, वो हम देखेंगे। ये सब एजेंट हो गया। एक और कॉन्सेप्ट है ऐसा ही जिसको हम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बोलते हैं। या फिर इसी को हम एक नाम और देते हैं, को एजेंट। सो हु इज अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और को एजेंट? तो ही इज द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड नॉट द एजेंट। ये प्रिंसिपल का एजेंट है। जैसे हमने को एजेंट को क्या बोला, ये एजेंट का एजेंट है, एजेंट ऑफ एजेंट, लेकिन ये एजेंट ऑफ प्रिंसिपल होता है। ये कब कब होता है? जब स्पेसिफिक अथॉरिटी दी गई है और उसको बोला गया है मेरे बिहाफ पे ये कार्य करो।
सो ऐसे केसेस में ये कवर होता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, नाम यहीं से उठाता हूं मैं, ए, बी और सी। मिस्टर ए है, ए प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल है तो वो स्कूल जाएगा? नहीं, स्कूल नहीं जाएगा, अभी छुट्टियां लग रही हैं। ठीक है, अपनी कोई छुट्टियां नहीं होती, अपन सीए वाले हैं, बाकी बच्चों की अभी एग्जाम हो जाएगी फिर छुट्टियां। ठीक है, किसने बोला था सीए करो? फिर ए ने बी को अपॉइंट किया एज एजेंट, और बी को बोला कि मुझे ऑक्शन के थ्रू कुछ प्रोडक्ट सेल करना है, इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए तुम एक ऑक्शनर को अपॉइंट करो। बी ने मिस्टर सी को अपॉइंट किया, हु इज एन ऑक्शनर। अब ऑक्शनर भी एजेंट होता है। सो ये जो है ऑक्शनर, ये कौन है? ही इज अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। जैसे ही बी ने सी को अपॉइंट कर दिया तो बी वॉज द एजेंट। हमने एक रूल पढ़ा था, एजेंट ड्रॉप्स आउट। जैसे उसने अपना कार्य कर दिया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट से हट जाएगा। और रूल ये होता है कि प्रिंसिपल और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंड सी बिकम्स अगेन एन एजेंट ऑफ प्रिंसिपल, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं को एजेंट। अगर आप बी के एंगल से देखो तो बी का ये को एजेंट है, वो उसका एजेंट नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि वो बी के कंट्रोल में आ रहा है। सो एक्चुअली वो ए के कंट्रोल में आता है, डायरेक्ट प्रिविटी क्रिएट हो जाती है बिटवीन ए एंड सी। तो इसीलिए इसको हम एक नाम देते हैं को एजेंट, दूसरा सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि जैसे इसने कार्य किया ये हट गया और ये आ गया, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट होना। सो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट भी बोला जाता है। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट या को एजेंट कौन है? ही इज द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। अब दोनों में फर्क क्या है? जैसा कि मैंने बताया, सब एजेंट में हम बोलते हैं तुमको अगर करना है तो अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां तो मैंने स्पेसिफिकली बोला कि मुझे ऑक्शन से बेचना है तो इसके लिए एक एजेंट को अपॉइंट करो, ऑक्शनर को अपॉइंट करो। तो जब मैंने बोला हूं कि मेरे बिहाफ पे एक व्यक्ति को अपॉइंट करो जो ऑक्शन सेल करेगा, तो ये मेरे बिहाफ पे काम करने वाला है। ही इज नॉट द एजेंट ऑफ बी, ही इज द एजेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट या को एजेंट। तो सब एजेंट अलग चीज है और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अलग चीज है। तो ये सब एजेंट का केस था। तो ध्यान रखो, सब एजेंट इज अ डिफरेंट थिंग और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अ डिफरेंट थिंग। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को हम को एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ही इज द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड दोनों जन एजेंट ऑफ प्रिंसिपल है, एजेंट ऑफ ए, तो इसीलिए ये दोनों को एजेंट हो गए। ठीक है, अब यहां पे बी ने अगर बराबर ऑक्शनर को अपॉइंट कर दिया था तो ऐसे केस में बी ड्रॉप्स आउट, नॉर्मल जो रूल लगता है वो। लेकिन कभी कभी बी गड़बड़ भी कर सकता है। बी ने जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। समझो बी का कोई भाई है, कजिन वगैरह, उसके पास कोई काम नहीं है। अब उसने बोला एक काम कर, तू ऑक्शनर बन जा इस ट्रांजैक्शन में। अब सी को कोई एक्सपीरियंस अगर नहीं है फिर भी उसको अपॉइंट कर दिया कि तू ऑक्शनर बन जा। ऐसे केस में अगर ये कुछ गड़बड़ करेगा तो बी लायबल रहेगा। लेकिन अगर बी ने प्रॉपरली इसको अपॉइंट किया था, एक ऐसा अपॉइंटमेंट हुआ है जो एक रीजनेबली प्रूडेंट व्यक्ति करेगा अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस इन हिज ओन केस, उस प्रकार से अगर अपॉइंट किया है तो बी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। कल चलकर सी गड़बड़ भी करेगा, ऑक्शन में सस्ते में बेच देगा कोई चीजें, तो भी बी इज नॉट लायबल, अगर बी ने प्रॉपर अपॉइंटमेंट इसका कर दिया था तो। बट अगर इसको प्रॉपर अपॉइंट नहीं किया था, जानबूझ के अपने कोई पहचान वाले को अपॉइंट किया था, तो ऐसे केस में बी रिमेन्स लायबल टुवर्ड्स ए। ठीक है, तो ये चीज आगे लिखी हुई है। सो रीड करते हैं। So, who is a substituted agent? Substituted agent is a person appointed by agent according to the express or implied authority of principal, और आगे के वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एंड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट। अगर आप सब एजेंट की बात करें तो सब एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट, बट को एजेंट या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड नॉट ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट। Such a person is an agent of the principal and is responsible to him. So इनके बीच में डायरेक्ट प्रिविटी होती है। जैसे एग्जांपल दिया है, ए डायरेक्ट्स बी, उसने खुद ने बोला हिज सॉलिसिटर, अपने एडवोकेट को, टू सेल हिज एस्टेट बाय ऑक्शन, ऑक्शन से बेचने बोला,
एंड टू एम्प्लॉय, ये भी बोला एंड टू एम्प्लॉय, खुद ने बोला कि एम्प्लॉय करो एक ऑक्शनर को फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेल। सो जब उसने खुद बोला है कि इसको अपॉइंट करो, एक ऑक्शनर को अपॉइंट कर दो, तो ऐसे केस में बी ने अगर सी का नाम बताया जो ऑक्शनर है फॉर द कंडक्ट ऑफ सेल, तो सी इज नॉट अ सब एजेंट बट ही इज एजेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ सेल। तो वो सब एजेंट नहीं है, ही इज अ को एजेंट, ही इज अ सब्सटीट्यूटेड एजेंट। ठीक है, अब इनके बीच में प्रिविटी है, अगर आप देखो तो यहां पे डायरेक्ट प्रिविटी है, ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। भले बी ने कार्य किया, लेकिन हमने जो एजेंसी का बेसिक रूल पढ़ा था, अगर एक व्यक्ति दूसरे के थ्रू भी कार्य कराता है तो हम मान लेते हैं कि उसने वो स्वयं किया है। तो एकदम पहले हमने पढ़ा था क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, याद आ रहा है? कुछ ऐसे वर्ड्स थे कुछ, वो ऊपर दिया है, पढ़ लेना एक बार, ऊपर दिया है वहां पे। चलो बता देता हूं, फिर आप बोलोगे सर कहां? हाँ कहां है? हाँ ये Q facet per helium facet per se, that means he who does through another does him by himself। तो अगर हमने ये कार्य कराया है भले ही इसके थ्रू, लेकिन माना जाएगा इसने खुद किया है। ठीक है, समझा कि नहीं? पढ़े थे अपन ने बचपन में, बचपन ही था ना वो, अभी बड़े हो गए हम। ये मैंने नहीं लगाया, ये अपने आप बदलते रहता है। आप बोलोगे सर भालू कहां से आया? भालू भी है कि नहीं पता नहीं है, पांडा ऐसा थोड़ी होता है, रेड पैंडा होगा। ठीक है, लोने बुलाए बोलते हैं। चलो ठीक है, आस्तीन के सांप से तो बेहतर ही होता है कि नहीं? हाँ आस्तीन के सांप तो रहते हैं ना कुछ। चलो ठीक है, जाने दो। तो प्रिविटी इन केस ऑफ को एजेंट देयर इज अ डायरेक्ट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड को एजेंट। सो प्रिंसिपल और को एजेंट दोनों पार्टी हैं। देयर इज नो डायरेक्ट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट, ये हमने ऊपर पढ़ा। सो प्रिंसिपल और सब एजेंट में डायरेक्ट प्रिविटी नहीं होता एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग डूइंग, लेकिन प्रिंसिपल और को एजेंट में हमेशा प्रिविटी होती है, डायरेक्ट प्रिविटी होती है। तो देयर इज अ डायरेक्ट प्रिविटी। प्रिविटी का क्या मतलब है? जो हमने बचपन में पढ़ा था, प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, याद आ रहा होगा आपको कि भूल गए? नहीं तो चलो। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो। हाँ हाँ ये है प्रिविटी, तो ये हमने पढ़े थे बचपन में। तो प्रिविटी का मतलब था कि जो व्यक्ति पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है वही केस फाइल कर सकता है। स्ट्रेंजर has no locus standi, he cannot file a suit, he is debarred from interfering with the contractual obligations। ठीक है, तो ये वही है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी जो हमने बचपन में पढ़ा था। अगर आपको भूल चुके होंगे तो फिर आप ये ध्यान रखो, ये आपको साथ में पढ़ लेना चाहिए। कहां गया? यहां। सो यहां पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो और भूल गए तो ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट के लिए आप रेफर कर सकते हैं चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर, चलो बता देता हूं, 46। अगर भूल गए तो वो जाके एक बार पढ़ लेना, याद आ जाएगा। हाँ फिर अगला पॉइंट, एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन। सच पर्सन यानी सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ठीक है, सच पर्सन का मतलब है को एजेंट या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो को एजेंट को अपॉइंट करने के लिए क्या जिम्मेदारियां होगी एजेंट की? एजेंट की जिम्मेदारी होगी कि उसने प्रूडेंटली एक्ट करना चाहिए। जो एक रीजनेबली प्रूडेंट व्यक्ति खुद के केस में अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस एक्ट करेगा। जैसे अगर इसकी खुद की प्रॉपर्टी बेचनी होती तो वो अगर एक प्रॉपर ऑक्शनर को अपॉइंट करता तो ए के लिए भी उसने वो प्रॉपर ऑक्शनर को अपॉइंट करना चाहिए। अगर उसने उतना कर दिया तो बात खत्म हो गई। अब कल चलकर ये गड़बड़ भी करेगा तो बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ही इज द एजेंट ऑफ ए एंड ही विल बी आंसरेबल टू ए एंड नॉट बी। ठीक है, सो ये जनरल रूल है। लेकिन अगर बी ने ऐसा नहीं किया, बी ने इसका प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं किया, अपने कोई दोस्त भाई को अपॉइंट कर दिया और उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, दैट मींस ऑक्शनर करके उसको अपॉइंट किया जिसको ऑक्शन का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे केस में बी रिमेन्स लायबल टुवर्ड्स ए।
बिकॉज ही हैज फेल्ड इन हिज ड्यूटी। ठीक है, सो वही दिया हुआ है, एजेंट इन अपॉइंटिंग अ को एजेंट मस्ट एक्सरसाइज, तो उसने एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि वो फिट हो जाए। नहीं, वो वाली एक्सरसाइज नहीं, मस्ट एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन हिज ओन केस। इफ ही डज सो, अगर उसने ये कर लिया, इफ ही डज दिस, देन ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ निग्लिजेंस ऑफ को एजेंट। तो अगर अब जाके कोई गड़बड़ करेगा ऑक्शनर, तो इसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सो ऐसा है। इलस्ट्रेशन दिया है, X consigns goods to Y, a merchant for sale. So X ने कोई गुड्स भेजा था Y को। Y in the due course employs an auctioneer to sell goods in goods to sell goods of X and allows him to receive the proceeds of sale. Auctioneer becomes insolvent. तो इसने बोला था, तुम इसने इसको अपॉइंट किया और ही इज इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब है विथ अथॉरिटी, आइदर विथ अथॉरिटी या फिर उस ट्रेड में कस्टम्स प्रिवेल कर रहे हैं। दैट मीन्स ही वाज ऑथोराइज, प्रॉपरली अपॉइंट किया गया था। इसने अपॉइंट कर दिया एक ऑक्शनर को, ऑक्शनर का नाम नहीं दिया है। अब ऑक्शनर ने क्या किया, इसने ये सेल किया और सेल करके पैसा इसके पास पड़ा था और इस बीच वो इंसॉल्वेंट हो गया। एंड विदाउट पेइंग द मनी ऑक्शनर बिकम्स इंसॉल्वेंट। यहां क्या वाई जिम्मेदार होगा टू रीपे द अमाउंट टू एक्स? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर उसने ड्यू कोर्स में प्रॉपर अपॉइंटमेंट कर दिया है एक सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का, तो यहां पे अब वाई ड्रॉप्स आउट एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ ऑक्शनर। सो वही लिखा है, द ऑक्शनर बिकम्स इंसॉल्वेंट आफ्टरवर्ड्स विदाउट हैंडलिंग ओवर द प्रोसीड्स। हियर वाई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू एक्स as he has discharged his duty as a man of ordinary prudence and diligence. एक और केस दिया है, एक और एग्जांपल दिया है, A instructs B, वही सेम एग्जांपल है, a merchant to buy a ship for him. B employs a ship surveyor of good reputation to choose a ship for A. तो इसने एक सर्वेयर को अपॉइंट किया, ऑक्शनर के बदले यहां सर्वेयर है। द सर्वेयर मेक्स चॉइस निग्लिजेंटली, अब सर्वेयर ने गड़बड़ किया, एंड द शिप टर्न्स आउट टू बी अनसीवर्दी एंड इज लॉस्ट। बी इज नॉट, बट द सर्वेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू ए। तो बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ए, बट सर्वेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब वैसे काफी कंफ्यूजिंग है, आपको यह ध्यान रखना कि कब हम उसको सब एजेंट बोलेंगे, कब सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्लियर नहीं होता। रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं, रियल लाइफ में तो क्लियरली पता होगा उसको कितनी अथॉरिटी दी गई है, बात क्या हुई थी, उसके ऊपर से डिपेंड करता है। तो एक्चुअली वो सब एजेंट है या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। उनके बीच में बातें क्या हुई थी उसके ऊपर से पता लगेगा। बट मैं आपको एक जनरल रूल बता देता हूं कि जब भी ऐसा लिखा होगा कि क्लियरली लिखा है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो तब तो क्लियर है कि वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है। दूसरा, जब भी आपको ये वाले केस आते हैं, ऑक्शनर वाले या सर्वेयर वाले, तो ये हमेशा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट माने जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने जितने भी बार इस पे क्वेश्चंस दिए हैं, इस पे इनको हमेशा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट या को एजेंट माना है। भले ही क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता है, बट वो जब भी ऑक्शनर वाला पॉइंट देता है तो ये मान लिया जाता है कि वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट या को एजेंट का केस है। ठीक है, तो ये वाले केस में आपको हमेशा ये वाले एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, ऑक्शनर या शिप सर्वेयर वाले। ठीक है, तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, लेकिन इंस्टीट्यूट जब भी क्वेश्चन देता है तो ये वर्ड्स देख के आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि ये सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार क्लियर नहीं होता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रियल लाइफ में तो पता होता है क्या बात हुई थी, कैसे क्या एग्रीमेंट हुआ है, उसमें क्या लिखा है। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, वेदर ही इज अ सब एजेंट और अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सो फैक्ट्स को जान के हम पता कर सकते हैं, बट हमको अगर फैक्ट्स इनकम्प्लीट दिए हैं तो हमको अंदाज लगाना पड़ेगा, और जब भी ये वर्ड्स दिखेंगे ऑक्शनर या शिप सर्वेयर, तो हम मान लेंगे कि ये को एजेंट का या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का केस है। ठीक है, सो सब एजेंट का केस नहीं है। सो इस पे क्वेश्चन आता है, ये वाले क्वेश्चन ही आते हैं जनरली, और ये सेम वर्ड्स दिखेंगे आपको वहां पे। तो अगर उसने प्रॉपर अपॉइंट कर दिया था तो अब उसकी जिम्मेदारी खत्म। फिर डिफरेंस बिटवीन अ सब एजेंट एंड अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। So, a sub-agent
does his work under the control and direction of the agent, जबकि substituted agent works under the instructions of principal. Agent not only appoints a sub agent but also delegates to him a part of his own duties. खुद की जिम्मेदारियां भी वो दे देता है. लेकिन एजेंट अगर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करता है तो ही कैन नॉट डेलीगेट एनी पार्ट ऑफ हिज टास्क. तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को उसको ऑर्डर देने का कोई अधिकार नहीं है. ही कैन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को ऑर्डर दिया जा सकता है ओनली बाय द प्रिंसिपल. There is no privity of contract between the principal and sub agent, जबकि privity of contract रहती है between principal and substituted agent. Sub agent is responsible to the agent alone and not generally responsible to principal. यही रूल हमने पढ़ा कि sub agent जो है is generally not responsible towards the principal. P उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता. लेकिन substituted agent is responsible to the principal and not to the original agent. Agent is responsible to principal for the acts of sub agent. Agent is not responsible to the principal for the act of substituted agent. Sub agent has no right of action against the principal for remuneration. क्योंकि इसका अपॉइंटमेंट किसने किया है? अपॉइंटमेंट ए ने किया है, तो ए इसको जो भी कमीशन वगैरह पे करना है ए पे करेगा. पी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. एस कैन नॉट स्यू पी. ठीक है, लेकिन यहां पे सी कैन स्यू ए. ठीक है, सो यहां पे वो केस कर सकता है बिकॉज यहां पे पेमेंट ऑफ कमीशन टू सी ये जिम्मेदारी रहेगी प्रिंसिपल की एंड नॉट ऑफ द एजेंट. तो वही लिखा है. सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैन sue the principal for remuneration. Remuneration means commission. Sub agent may be improperly appointed. Substituted agent में ऐसा कोई केस नहीं होता improper appointment का. Agent remains liable for the acts of sub agent, but agent is not liable for the acts of substituted agent. एक बार उसने अपना काम कर दिया है, substituted agent का नाम बता दिया, अपॉइंट कर दिया, तो उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई. ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक है. को एजेंट और सब एजेंट ये दोनों टॉपिक्स जो है अलग है. ठीक है, यानी एक स्पेशल टाइप ऑफ एजेंसी है. एजेंसी के अंदर एक और एजेंसी है. लेकिन ये भी याद रखना जनरल रूल, इस पे भी क्वेश्चन आता है और बार बार बच्चे गलती करते हैं, इसीलिए बार बार पूछते हैं ये लोग. क्योंकि ये जो क्वेश्चन है क्या एजेंट डेलीगेट कर सकता है क्या, तो जनरल आंसर है उसका नहीं कर सकता. लेकिन एक्सेप्शनल केस में कर सकते हैं. तो एक्सेप्शनल केस में सब एजेंट अपॉइंट होता है, बट हमको क्लिक नहीं होता क्योंकि हमने कई बार ये कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे सब एजेंट है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है, तो हमारे मन में बैठ जाता है कि हाँ ऐसा तो होता है, तो हम बोलते हैं यस ही कैन बी अपॉइंटेड. बट द जनरल रूल इज ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड. इट इज द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस. ठीक है, सो ऐसा है. कोई भी डाउट होगा अब यहां तक तो पूछ लो. फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ एजेंट, बहुत ही बेसिक सी ड्यूटीज हैं, रटने की जरूरत नहीं है. आपको केस स्टडीज आएगी इसके ऊपर. फिर ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल आएगा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट, फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल. सो पहले ड्यूटीज ऑफ एजेंट एकदम लॉजिकल है, रटने की आवश्यकता नहीं है. इनफैक्ट आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेसिक सा एकदम रूल है यहाँ पे. जैसे हम किसी को एजेंट अपॉइंट करते हैं तो अगर हमने उसको कुछ कार्य करने को दिया है और उसको बताया है कैसे करना है, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो उसने उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो काम करना चाहिए. अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए तो नॉर्मली जैसा वो बिजनेस होता है वैसा वो काम कर सकता है. ठीक है, तो जनरल है एकदम, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट पॉइंट्स नहीं है. अगर नहीं भी लिखा है तो जनरली ये रूल्स लगते ही हैं. जैसे रीजनेबल केयर करना, अब रीजनेबल केयर का पॉइंट रहेगा ही क्योंकि बेली जैसा रिलेशन क्रिएट हो जाता है. प्रिंसिपल के गुड्स हैं, एजेंट के पास रखे हैं, तो उतने केयर करना चाहिए जितने खुद की गुड्स की करता है. सो वही रूल्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही लगेंगे. तो ऐसे अगर नहीं भी पढ़ोगे आप तो भी आपको ये ड्यूटीज आराम से पता रहेगी. आप क्वेश्चन देखोगे तो आप उसका आंसर लिख सकोगे. ठीक है, सो कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पहली जिम्मेदारी होती है जो बिजनेस कंडक्ट कर रहा है वो उसको कैसे करना है एज पर द इंस्ट्रक्शंस. जैसे मैंने अगर उसको इंस्ट्रक्शन दिया हूं क्रेडिट सेल मत करना, तो क्रेडिट सेल नहीं करना चाहिए जब मैंने बोल दिया हूं स्पेसिफिकली. तो सो मेरे इंस्ट्रक्शंस पे उसको काम करना है. उसको मैंने बोला हूं 50,000 के ऊपर बेचेगा तो पूछ के बेचना, तो वो चीज उसने फॉलो करना चाहिए. तो इट इज द ड्यूटी ऑफ एजेंट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल.
सो कंडक्ट बिजनेस एज पर इंस्ट्रक्शंस, और अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो एज पर कस्टम्स, जो भी तौर तरीके चलते हैं उस बिजनेस में वैसा, ठीक है। एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन टू हिम बाय द प्रिंसिपल, or in the absence of any such direction according to the customs which prevails in doing business of same kind at the place where agent conducts business. कुछ एग्जांपल्स हैं, एकदम ही बेसिक है। A is an agent engaged for managing the business of B in which it is the custom to invest money in the hand for interest. सो एक कस्टम है उनके बिजनेस में कि जो भी पैसा बचता है रात को वो ले जाके हम इन्वेस्ट कर देते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं और उस पर इंटरेस्ट मिलता है। सो कस्टमरी ये चलता रहता है, हमेशा वैसे ही चलता है उस बिजनेस में। अब अगर ए ओमिट कर देगा, ओमिट करना मीन्स नहीं वो वोमिट होता है, तो ओमिट कर देगा मीन्स छोड़ देगा, भूल जाएगा। अगर उसने एक दिन ये डिपॉजिट करना भूल गया और कल का इंटरेस्ट हमारा डूब गया, तो प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट की भरपाई करवा सकेगा एजेंट से, क्योंकि इट वाज एजेंट्स ड्यूटी। इफ ही हैज फेल्ड इन ड्यूटी देन ही इज रिस्पांसिबल टू कॉम्पेंसेट द प्रिंसिपल, ठीक है। सो ए ओमिट्स टू मेक सच इन्वेस्टमेंट, इफ ए ओमिट्स टू मेक सच इन्वेस्टमेंट ही मस्ट इंडेमनिफाई बी फॉर द लॉसेस फॉर दैट इज फॉर इंटरेस्ट बी वुड हैव ऑब्टेन्ड फॉर सच इन्वेस्टमेंट। सो ये क्यों? क्योंकि कस्टम्स चल रहे हैं, ये तौर तरीके चले आ रहे हैं उस बिजनेस में कि जो भी पैसा बचता है, मनी एट हैंड रहता है, उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं दूसरे दिन बैंक में, या उस दिन बैंक में ले जाके जमा करा देते हैं और उस पे ब्याज आता है। बट अगर वो नहीं करेगा तो फिर यहां पे उसकी जिम्मेदारी है टू कॉम्पेंसेट द प्रिंसिपल। फिर बी, अ ब्रोकर इन हुज बिजनेस इट इज नॉट द कस्टम टू सेल ऑन क्रेडिट, उधारी पे बेचने का कोई तौर तरीका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वगैरह के बिजनेस में होता है, उधारी में वो लोग कभी नहीं बेचते। आप कभी गोल्ड खरीदने जाओगे, बोलोगे भैया अभी का गोल्ड दे दो, हम आपको अगले हफ्ते पैसा देंगे, तो जनरली ऐसा होता नहीं। बहुत ही कम केस में बहुत अच्छे कोई कस्टमर होंगे, बहुत अच्छा रिलेशन है, फैमिली फ्रेंड्स है, तो बात और है, नहीं तो जनरली कोई भी गोल्ड कभी भी इस पे उधारी पे नहीं बेचता, क्योंकि इतना फ्लक्चुएट होता है उसके डेली के प्राइसेस, फिर आगे चल के झगड़ा हो सकता है, आगे फिर अपने को भी कम पैसा मिला ये हो सकता है। सो इसीलिए इसमें कभी भी इसमें नहीं बेचे जाते क्रेडिट पे। क्रेडिट मीन्स उधारी, तो उधारी पे नहीं बेचे जाते, उल्टा उसमें एडवांस होता है, पहले से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और जब एक सब्सटेंशियल अमाउंट जमा हो जाएगा तब जाके गोल्ड मिलता है अपने को। वो कार्ड चलते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह कार्ड चलाते वो लोग, कार्ड में लिखते हैं हर महीने का आरडी जैसा पैसा जमा करो और फिर आखिर में आपको गोल्ड मिलेगा। सो इसमें कभी भी क्रेडिट पे बेचने का रूल नहीं होता। तो यहाँ पे भी बी एक ब्रोकर है ऐसे बिजनेस में जहां क्रेडिट पे बेचना, उधारी पे गुड्स बेचना ये अलाउड नहीं है। फिर भी सेल्स गुड्स ऑफ ए ऑन क्रेडिट टू सी, फिर भी उसने बेच दिया क्रेडिट पे, उधारी पे। सी बिफोर पेमेंट बिकम्स इंसॉल्वेंट, नाउ बी विल बी लायबल टू इंडेमनिफाई ए फॉर द लॉसेस। ठीक है, ये काट दो। ये सब ठीक हो गया होगा नई बुक में, ये प्रूफ रीड होने के पहले की कॉपी है मेरे पास, नई बुक में ये सब ठीक हो गया होगा। नई बुक आ गई है वैसे, तो ये सब ठीक हो चुका होना चाहिए। सेम ही पैटर्न में है, सिर्फ वही है कि थोड़ा इन लोग छापते हैं इंडेमनिटी गारंटी, बिलमेंट प्लेज, वही पैटर्न है, बिल्कुल वैसी बुक दिखेगी आपको जो आपने पढ़ा, तो कोई फर्क नहीं है, जनरल लीन, पर्टिकुलर लीन। सो बुक आने की थी तो मैंने आपको अलग से वो पूरे नोट्स दे दिया। सो अभी आ गई है वैसे बुक, तो इसमें वैसे करेक्ट हो गया होगा। सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, क्वेश्चंस भी पूरे उतने ही हैं जितने क्वेश्चंस आपके पास दिख रहे हैं, तो वही कॉपी है एक्चुअली, बट वो कॉपी जो है उसको प्रूफ रीड के पहले की है और वो कॉपीराइट नहीं है, मेरे पास थी वो मेरी कॉपी है और ये बाद में कॉपीराइट होके आई है। सो ये वही पॉइंट्स है, आप देखोगे तो वैसा का वैसा सब लिखा हुआ है, पैटर्न भी वही है, डब्बे बना के अपन ने छापे हैं। सो इसमें लेकिन ठीक हो गया होगा वो। हाँ यहाँ ठीक हो गया, देखो यहाँ नहीं है ये गड़बड़, सो यहाँ से ठीक हो गई। बाद में प्रूफ रीड होता है, छपने के पहले एक बार और ये पढ़ा जाता है। सो ये गलती से छपा था वहां, कॉपी पेस्ट एरर है कुछ, तो वो इसीलिए वो यहाँ पे दिख रही है, तो ये ए इंस्ट्रक्ट्स जो है ये काट लो, ठीक है। ये कहीं और का एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे छपा होगा, तो ऐसा है। फिर तो पहली जिम्मेदारी है
कि जैसे डायरेक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से आप कंडक्ट ऑफ बिजनेस करो, और अगर कोई डायरेक्शंस नहीं है तो जो कस्टम्स चले आ रहे हैं उस बिजनेस में उस हिसाब से आप बिजनेस को कंटिन्यू करो। दूसरी जिम्मेदारी, टू टेक रीजनेबल केयर। रीजनेबल केयर यानी उतना केयर जितना आप खुद के गुड्स का रखते हैं, ऑफ द सेम बल्क एंड क्वालिटी। So agent is always bound to act with reasonable diligence and skill as he possesses. He must display as much skill and diligence as is expected from a person engaged in similar business unless want of skill was known to principal. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति को कोई नोटिस आया, अब उसको जानकारी नहीं होती पूरी कि कोर्ट में कैसे जाना है, कोई प्रॉपर्टी का नोटिस आया तो वो क्या करेगा, वो जाएगा एडवोकेट के पास। अब एडवोकेट इज द एजेंट ऑफ दैट क्लाइंट, क्लाइंट ने उसको अपॉइंट किया है कि तुम मेरे बिहाफ पे ये केस देखो। अब अगर कल चलकर वो जो एजेंट है यानी वकील अगर कोई गलत सेक्शन लगा देता है और केस हार जाते हैं हम, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कैन टेक एक्शन ऑन एजेंट। सो यहाँ पे केस फाइल किया जा सकता है इवन ऑन द एडवोकेट। कभी कभी होता है एडवोकेट की गलती से केस हार गए तो यहाँ पे फिर एडवोकेट पे भी एक्शन ले सकते हैं। सो वही पॉइंट दिया हुआ है। सो रीजनेबल केयर, क्योंकि रीजनेबल केयर एंड स्किल्स दोनों चीज है, तो उसके पास जो स्किल्स हैं वो देखते हुए उसको काम दिया है। अगर वो एडवोकेट है तो उसको उतना तो रीजनेबल केयर करना चाहिए कि प्रॉपर सेक्शंस वगैरह यूज करें, ठीक है। अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसके ऊपर भी एक्शन हो सकती है। So if the agent fails to show a reasonable care and skill, then he is liable to compensate principal in respect of direct consequence of his own neglect, want of skill or misconduct, but not in respect of loss or damage which are indirectly or remotely caused. तो ये तो जनरल रूल है आपका, रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते, बट जो डायरेक्ट लॉस होगा वो जरूर क्लेम कर सकते हैं। सेम एग्जांपल जो मैंने आपको दिया यहां दिया है, where a lawyer proceeds under a wrong section and thereby the case is lost, he shall be liable for the loss. तो लॉयर कौन है, लॉयर इज द एजेंट। तो जो लॉयर होते हैं ये एजेंट होते हैं, सीए जो होता है एजेंट होता है। सो उसको अगर कोई कार्य करने को दिया गया है कि तुम ये केस को प्रोसीड करो इन द कोर्ट, या फिर इनकम टैक्स का नोटिस आया, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है बोलता है आप इनकम टैक्स में मुझे रिप्रेजेंट करो, तो आई एम द एजेंट, ही इज द प्रिंसिपल, ठीक है, मैं उसके बिहाफ पे ये काम कर रहा हूं। So, ऐसे केस में मैंने एक रीजनेबल स्किल बताना चाहिए, जो नॉर्मल सीए लोगों के पास स्किल्स होती हैं। अनलेस वांट ऑफ स्किल वाज नोन, यहाँ पे एक पॉइंट और है, अनलेस वांट ऑफ स्किल वाज नोन टू द प्रिंसिपल। दैट मींस अगर पता है कि इसमें स्किल्स नहीं है फिर भी उसको काम दोगे तो आप उससे लायबिलिटी नहीं क्लेम कर सकते। जैसे समझो मेरे ऑफिस में एक क्लाइंट आया, उसने मेरे को आके नोटिस दिखाया, मैंने बता दिया कि हाँ 1 लाख रुपए की फीस लगेगी नोटिस के लिए, तो मैं जाऊंगा रिप्रेजेंट करूंगा। अब उसको लगता है 1 लाख बहुत ज्यादा है, वो थोड़ा बाहर जा रहा था, उतने में मेरा आर्टिकल बुलाता है, अरे सर इधर आओ, मैं काम कर देता हूँ 10,000 रुपए में। अब आर्टिकल को उसने काम सौंप दिया, अब उसको पता है कि आर्टिकल को उतना नॉलेज नहीं होता, फिर भी उससे काम करवा रहा है। अब आर्टिकल अगर गलत सेक्शन करेगा, कोई गलत रिप्रेजेंटेशन करेगा, तो ऐसे केस में फिर आर्टिकल विल नॉट बी लायबल बिकॉज इट वॉज नोन टू द प्रिंसिपल। सो ये वर्ड्स यहाँ पे जो दिए ना, वैसे उतनी स्किल्स दिखाना चाहिए आपने जितनी एक पर्सन एंगेज्ड इन सिमिलर बिजनेस बताता है। तो जैसे सीए है तो सीए के पास आप जा रहे हो तो उसने सीए जैसा प्रॉपर स्किल्स यूज करना चाहिए। लेकिन अनलेस वांट ऑफ स्किल पता है प्रिंसिपल को फिर भी जाएगा तो फिर एजेंट विल नॉट बी लायबल। जैसे आर्टिकल के पास चला गया हो, ऐसे केस में अब आर्टिकल इज नॉट लायबल टू कॉम्पेंसेट द प्रिंसिपल, ठीक है। सो वही दिया है। सो इसमें एग्जाम्पल्स में आपको दिखेगा नहीं शायद वो, क्योंकि ऐसे कोई क्वेश्चन आते नहीं, बट मैंने वो ये लाइन का मतलब भी आपको बता दिया। तो ये वाली लाइन पे ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट ये वाला क्वेश्चन जरूर आ सकता है, लॉयर वाला। एक और एग्जाम्पल दिया है, अ मर्चेंट इन कोलकाता हैज एन एजेंट बी इन लंडन टू हुम अ सम ऑफ मनी इज पेड ऑन एज अकाउंट। तो ए ने कुछ पैसा उसको पे किया था, विथ ऑर्डर्स टू रेमिट। बी रिटेन्स द मनी फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, उसको भेजने को बोला था बट उसने वो भेजा नहीं और अपने पास ही रखा। ए इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट रिसीविंग द मनी बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड is liable for the money and interest from the day on which it should have been paid according to the usual rate. So यहाँ पे अगर B ने उसको रेमिट नहीं किया, पेमेंट वगैरह नहीं कराया और इसके ऊपर एक्शन ली गई, ये इंसॉल्वेंट घोषित हुआ, तो ऐसे केस में B will be liable towards A,
ठीक है, क्योंकि उसने जो रीजनेबल स्किल्स थी वो नहीं बताया, जो उसको स्पेसिफिकली बताया गया था कि ये तुमको रेमिट कर देना है, तुमने रेमिट नहीं किया विद इन टाइम, सो ये इसने ड्यूटी पूरी नहीं किया. बी रिटेन्स द मनी फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, दैट मीन्स ही डज नॉट रेमिट इट. ऐसे केस में बी इज लायबल. फिर हाँ, और कौन से डायरेक्ट लॉस यानी क्या वो भी बताया. डायरेक्ट लॉस यानी जो चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट होगा उसके कारण, एंड नॉट फर्दर. एक और एग्जांपल है, ए इज एन एजेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स हैविंग अथॉरिटी टू सेल ऑन क्रेडिट. सेल्स टू, प्रिंसिपल कौन है नहीं दिया, मान लो पी इज द प्रिंसिपल, ए इज द एजेंट. सेल्स ऑन टू सेल ऑन क्रेडिट, सेल्स टू बी ऑन क्रेडिट without making proper and usual inquiry. यहां पे अगेन without making proper and usual inquiries as to solvency of B. B at the time of such sale, उसी टाइम वो इंसॉल्वेंट था ऑलरेडी जिस टाइम सेल किया गया. अब यहां A की गलती हुई, इसलिए A must compensate principal. So यहां पे A must compensate his principal for the loss sustained by him. क्यों? क्योंकि एक रीजनेबल स्किल बताना चाहिए. कोई भी व्यक्ति अगर गुड्स बेचेगा तो पहले उसकी सॉल्वेंसी तो देखेगा ही कि वो पैसा देता है नहीं देता है. अगर एजेंट वो भी नहीं करेगा तो एजेंट विल बी लायबल. ए एन इंश्योरेंस ब्रोकर, इंश्योरेंस ब्रोकर जो होता है ये एजेंट होते हैं. एम्प्लॉयड बी टू इफेक्ट एन इंश्योरेंस ऑन अ शिप. अब बी ए का एजेंट हो गया. ओमिट्स टू सी दैट यूजुअल क्लॉजेस आर इंसर्टेड इन दी पॉलिसी. यूजुअल क्लॉजेस उसमें लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं वो भी वो ध्यान नहीं देता. शिप आगे घूम जाता है. इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओमिशन नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द अंडरराइटर. अंडरराइटर मींस इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है उनसे कोई भी पैसा प्राप्त नहीं होता. ए इज बाउंड टू मेक गुड द लॉस टू बी. सो इसमें ऐसा है, ए इज द एजेंट और बी जो है ये बी इज द प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल है, B इज द प्रिंसिपल, A इज द एजेंट. तो ये ट्रांजैक्शन ऐसा है कि B ने A को अपॉइंट किया और इंश्योरेंस करने को उसको बोला गया था, बट इसने इंश्योरेंस जो है ये इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं किया. अब इसने प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं किया इसीलिए B को कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, क्लेम नहीं मिला. अब ये क्लेम क्यों नहीं मिला? A की गलती के कारण, और इसीलिए यहां पे A विल बी लायबल टू कॉम्पेंसेट B. तो वही लिखा है, A इज बाउंड टू मेक गुड द लॉस टू B. ठीक है. फिर A, a merchant in England, directs B, his agent at Mumbai, who accepts the agency to send him 100 bales of cotton. ये सिमिलर है, ऊपर जैसे पैसे वाला एग्जांपल था, पैसे के बदले यहां पे कॉटन भेजने की बात हुई है. By a certain ship, B having it in his power to send the cotton omits to do so. तो वो भेज सकता था फिर भी उसने नहीं भेजा. Ship arrives safely in England soon after its arrival होना चाहिए. The price of cotton rises. तो हर नहीं बोलते अपन, its बोलते हैं, ship है ना, नॉन लिविंग थिंग है. B is bound to make good to A the profit which he might have made by the 100 bales of cotton at the time ship arrived, but not any profit he might have made by subsequent rise. ठीक है. सो सिमिलर ही है, उसमें पैसा भेजने बोला था, यहाँ पैसा नहीं बोला है, यहाँ पे कॉटन भेजने बोला था. अब वो कॉटन के प्राइस चेंज हो गए तो उस तारीख तक के जब वो रिसीव हो जाना चाहिए था वहां तक का प्राइस डिफरेंस पे करने की जिम्मेदारी रहेगी एजेंट की. ठीक है. तो बी इज द एजेंट. ये कुछ एग्जांपल्स में ध्यान रखना, कहीं ए एजेंट है कहीं बी एजेंट है. जैसे यहाँ पे ये वाले एग्जांपल में बी एजेंट है, यहाँ पे ए एजेंट है, फिर ए हो गया, फिर यहाँ फिर बी एजेंट हो गया, ए प्रिंसिपल हो गया, तो वो ध्यान रखना. सो ऐसा है. फिर अगला जो पॉइंट है प्रॉपर अकाउंटिंग. यहां बहुत सारे एग्जांपल है, इतने एग्जांपल्स की वैसे जरूरत नहीं थी. आपको जनरली ये वाले पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, बाकी के एग्जांपल्स एक्स्ट्रा के आपको दिखेंगे. सो आप उसको अभी का जरूर पढ़ लो, एग्जाम के टाइम वो एक एक एग्जांपल पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो आप अभी का कोई भी एक एग्जांपल से आप वो कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, तो एक एग्जांपल समझ लो, दैट विल बी सफिशिएंट. ठीक है. फिर प्रॉपर अकाउंटिंग. एजेंट की एक और जिम्मेदारी होती है कि उसने प्रॉपर अकाउंटिंग करना चाहिए. कल चलकर प्रिंसिपल पूछेगा कितने गुड्स बिके, कितना पैसा लेना देना बचा है, तो इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए एजेंट के पास. ये एजेंट की ड्यूटी होती है.
ठीक है, जिन्होंने कंसाइनमेंट पढ़ा है उनको पता है, इसीलिए कंसाइनी और कंसाइनर दोनों अपने अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। सो जब भी प्रिंसिपल मांगेगा तो एजेंट को पूरे अकाउंट्स उसको बताना पड़ता है। सो एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू हिज प्रिंसिपल whenever demanded by the later. Rendering account does not mean showing the accounts but the accounts supported by vouchers. So ये केस हुआ था आनंद प्रसाद वर्सेस द्वारकानाथ, जिसमें बोला था कि जब हम बोलते हैं अकाउंट्स बताना है, दैट मीन्स पूरे बुक्स देखने का उसको अधिकार होना चाहिए, इंक्लूडिंग वाउचर्स, कि बराबर एक एक एंट्री वो चेक कर सकता है कि तुमने प्रॉपर किया या नहीं किया। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन। इन द केस ऑफ इमरजेंसी he is liable to communicate, he is responsible to communicate. Without communication he cannot act even in emergency. जैसा कि हमने देखा था, गुप्ता जी को मैंने फोन करने को ट्राई किया होना चाहिए। अगर मैं नहीं कर पाया कनेक्ट, तब जाके मैं इमरजेंसी में एक्ट कर सकता हूं। बट पहली ड्यूटी तो यह है कि हमने इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी और इमरजेंसी वी शुड हैव ट्राइड टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। अगर नहीं कम्युनिकेट हो पाया तभी हम इमरजेंसी में एक्ट कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेट हो गया तो जैसा वो बोलेगा वैसा एक्ट करना है। इन केस ऑफ डिफिकल्टी, जब भी कुछ गड़बड़ है, डिफिकल्टी है, एजेंट मस्ट यूज रीजनेबल डिलिजेंस टू एस्टेब्लिश द कॉन्टैक्ट विद द प्रिंसिपल टू ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो पहली ड्यूटी है कम्युनिकेट करने का ट्राई करना। नहीं हो पा रहा है तो फिर आप इमरजेंसी में एक्ट कर सकते हो। फिर नॉट टू डील फॉर हिमसेल्फ। अब ये अगली क्लास में देखते हैं। सिंपल है इसका मतलब ऐसे, नॉट टू डील फॉर हिमसेल्फ, दैट मींस उसने जब भी कार्य किया है एजेंसी में तो उसने क्लियरली बता के करना चाहिए कि मैं एज एजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं एंड आई एम नॉट द प्रिंसिपल। खुद के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। ही शुड, जब भी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, ऐसा लिखा जाता है, अगर राइटिंग में है तो लिखा जाता है फॉर प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल होगा उसका नाम होता है और फिर यहां साइन करेगा वो और उसके बाद लिखेगा एजेंट। ये लिखा जाता है। इस प्रकार से साइन करना चाहिए। अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें भी ही शुड डिस्क्लोज इट। ठीक है, एजेंट शुड नॉट डील ऑन हिज ओन अकाउंट विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल। अदरवाइज अगर उसने खुद से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो प्रिंसिपल कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फ्रॉम एजेंट एनी बेनिफिट दैट मे हैव रिजल्टेड टू हिम फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल्स कल देखते हैं इसके, एग्जाम्पल से ये पॉइंट और क्लियर होगा। ठीक है, एकदम बेसिक ड्यूटीज हैं, आपको नहीं भी पढ़ोगे तो भी ये ड्यूटीज ऐसे याद रहेंगी, तो इसलिए इस पे टाइम वेस्ट मत करना। कई चीजें ऐसी रहेगी जो आप सिर्फ एक बार रीड कर लोगे अभी तो ठीक है, एग्जाम के टाइम पे इन पे जबरदस्ती पूरा रीड करने में टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ हेडिंग पढ़ लेना तो अंदर की चीज याद आ जाएगी। और कहीं लगता है तो फिर अंदर जरूर पढ़ो, नहीं तो सिर्फ हेडिंग पढ़ो, आपको ऑटोमेटिक वो याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी कोर्स बहुत बढ़ गया है ना, तो अभी तकलीफ जाएगी आपको आगे रिवीजन करने के लिए। तो रिवीजन के हिसाब से आपको पहले प्लान करना चाहिए कि कौन कौन सी चीजों को आखिरी वक्त पे टाइम कम देना है। ठीक है, तो ये वाले जनरल पॉइंट से नहीं भी पढ़ते हो आप, सेक्शंस तो लिखना ही नहीं है आपको। आप नॉर्मली अगर कुछ भी दिया है कि जैसे अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं किया तो आपको पता है कि वो ड्यूटी प्रॉपर नहीं कर रहा। पूरी ड्यूटीज एकदम जनरल है, ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट वाली ड्यूटीज नहीं है, पूरे जनरल पॉइंट्स है इसमें। ठीक है, तो अगली क्लास में इसके आगे की चर्चा हम करते हैं। चलो, थैंक यू। आज कितने बजे तक था? 2 तक है ना? ठीक है, लेकिन अभी मेरा गला तकलीफ दे रहा है एक्चुअली। चलो ठीक है, कल वैसे भी कल से ज्यादा ही क्लास मिलने वाली है अपने को। 11 से है ना कल? 11 नहीं, 11:45 से। तो कल से एक्स्ट्रा मिलेगा ही अपने को, तो आज भी छोड़ देता हूं मैं जल्दी। अभी क्या अति क्लासेस हो गई तो थोड़ा गला तकलीफ देता है, होता है कभी कभी, पैसे कमाने को करना पड़ता है, कभी कभी सच बोलता हूं मैं। ठीक है, तो आज जल्दी छोड़ देता हूं, अगली क्लास को पूरा खींचेंगे, फिर अपन खींचेंगे है ना, जब तक है तब तक लेंगे। वैसे भी ये थोड़े नए टॉपिक्स है ना, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि चलो धीरे धीरे चलते हैं। वैसे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है यार, इंटर से आया है और उसके कारण कई बार प्रेशर आ जाता है यार, थोड़ा डिफिकल्ट, पहले से डिफिकल्ट लगने लगता है कई बार। तो यार इंटर से आया तो डिफिकल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी पढ़ रहे हैं अपन तो ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा आपको, एकदम जनरल पॉइंट्स है। ठीक है, सो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं।